प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स से हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले एक्सटेंशन की अफवाहें दम तोड़ गईं। वक्त पर रिटायर हो जाऊंगा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऐलान कर दिया। मुसल्लह अफवाज खुद को सियासत से दूर कर चुकी, जनरल बाजवा की वजाहत। मरियम नवाज लंदन रवाना, नया आर्मी चीफ अब कौन होगा, अक्टूबर कितना खतरनाक होने जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कौमी असम्बली की खजाना कमेटी में 75 रुपए वाले नए यादगारी नोट पर फड्डा पड़ गया। हिजरत के मनाजिर ना दिखाने पर रुकन कमेटी साबिर कायम खानी का एहतजाज। नफीसा शाह ने नए नोट पर लियाकत अली खान, जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो की तस्वीर लगाने का मुतालबा कर दिया। मसला क्या है, रुकन कमेटी साबिर कायम खानी से जानेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे दलाइल से लगता है कि तरामीम के बाद नैब कानून मयारी नहीं और एहतसाब के बिल्कुल बरक्स है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नैब तरामीम के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर अहम रिमार्क्स। स्पीकर ने इस्तीफों की तस्दीक, कानून पर अमल दरामद के बगैर 12 अराकीन के इस्तीफे मंजूर किए जो गैर कानूनी इकदाम है। पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ फर्स्ट सेगमेंट में मौजूद होंगे मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन है। और इसके अलावा अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं। और जो हम ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इसके कलीदी किरदार उन्होंने अदा किया है, क्योंकि ये स्टोरी उन्होंने ब्रेक की है। क्लास सपोर्ट यू जी बिल्कुल, मेरा ख्याल बड़ी स्टोरी जो है अनवर इकबाल साहब ने, दोस्त है हमारे, कुलीग हैं, डॉन के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वाशिंगटन में और बड़े अरसे से वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने स्टोरी ब्रेक की है। और बड़ी मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इट्स लाइक बम शेल कि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने वहाँ पे उसमें लंच में शिरकत की। और तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा, बड़े एक्सक्लूसिव उसमें लोग थे, आम मीडिया नहीं था, तो वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा और फौज जो है पॉलिटिक्स से दूर रहेगी। तो हमारे साथ मालिक साहब भी हैं और अनवर साहब अभी हम ले रहे हैं, अनवर साहब को भी हम उसमें लेते हैं। तो मालिक साहब से हम ये पहले इनसे ये कॉमेंट ले लेते हैं, जो ही अनवर साहब आते हैं फिर उनसे भी डिटेल हम ले लेंगे कि वहाँ पे ये क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ें हुई। जी मालिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सर आपको तवक्को थी कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे और वो 27 को वो चले जाएंगे, क्योंकि अब तक खामोशी थी, कहीं से कोई बयान नहीं आया था। आपके एक्सपेक्टेशन के बार मुताबिक हुआ है, बार महल हुआ है, या आपके खिलाफ हुआ है? स्पेशली जब इमरान खान साहब कह रहे थे कि एक्सटेंशन ले लें, नया इलेक्शन करवाएं जनरल बाजवा साहब। नहीं, मेरी तो एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल मुखालिफ हुआ है। और जब तक ये चीज़ फॉर्मली हो ना जाए मैं तो हमेशा मार्जिन थोड़ा सा रखता हूँ, क्योंकि हमेशा नहीं आपको भी शक है अभी? नहीं मालिक भाई, आपको भी शक है कि कुछ रह गया है कि नहीं, कि आखिरी 2 महीनों? देखिए लास्ट टाइम भी उनका एक्सटेंशन कोई ज्यादा नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट के इसरार पे और लास्ट और नेशनल इंटरेस्ट पे इंसान को कभी कभी दिल पे पत्थर रख के फैसले बदलने पड़ते हैं। तो मैं तो एक तारीख की बात कर रहा हूँ, बट लेट्स अज्यूमिंग कि वो वाकई चले जा रहे हैं। और आई थिंक ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और जिस तरह इसे पॉलिटिकल हवाएं चल रही हैं, फास्ट वोट मिल रहे हैं, पर्चे बंद हो रहे हैं, केस टकाटक फैसले हो रहे हैं, मरियम भी बरी हो गई हैं, उधर से फैसल वादा का केस लग गया, उससे भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड दे दिया। चीफ जस्टिस का नजर आ रहा है कि उन्होंने 62(1) की तायात पाबंदी सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा देनी है। तो फिर एक केस रह जाना है मियां साहब की कन्विक्शन का, वो भी मरियम की बरियत के बाद वो भी अब एक मैटर ऑफ प्रोसेस ही लग रहा है। तो आई थिंक दूसरा जिन्होंने ये बयान दिया है बाजवा साहब ने कि जी फौज ने अपने आप को अलहदा कर लिया है, तो इसका मतलब तो फिर यही है कि अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन रही है, जिसमें अब मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जो सर पे से भी डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा टल जाएगा, ताकि वो भी सारे बहाल हो गए, खान साहब भी मैदान में है। फिर कि ठीक है यार, अब आपस में लड़े कर लें, जो होगा। वी माइट बी लुकिंग एट इलेक्शन सूनर देन लेटर। तो मुझे तो अब ये गेम उधर जाती लग रही है। अच्छा मालिक, आपको इमरान खान साहब तो इसी पे वो सारे का सारा पिछले 1 महीने में हम देख रहे थे, वो तो ये इसी पे डिपेंड कर रहे थे कि जनरल बाजवा साहब नहीं जाएंगे, इनको 6 महीने 3 महीने वट टाइम ये एक्सटेंशन ले लें, इलेक्शन करा दें, नया चीफ आएगा, वो आके उसके नए चीफ की तैनाती जो है वो आके नई हुकूमत करेगी। तो आपको लगता नहीं है कि इमरान खान साहब के जो मंसूबे थे, उनकी प्लानिंग थी, उनके ख्वाब थे, ड्रीम्स से प्रपोजल थी, वो सारी से शटर हो गई हैं और खान साहब को नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी? देखिए, खान साहब का सबसे बड़ा जो इस तक परेशानी थी वो इससे बहुत ज्यादा कि वो किसको पॉइंट करते हैं, वो फिक्र है कि जैसे अब तो मरियम ने हैज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग ऑल्सो, कि उनको ज्यादा
टेंशन इस बात की है कि ये अच्छे मुनीर साहब को तो नहीं लगाती गवर्नमेंट, क्योंकि देखें 2 दिन पहले मरियम ने कहा कि जी लाडले तो वो उनके हैं जो साउथ पंजाब में हैं, हमें पता है साउथ पंजाब में जनरल खैर को कमांडर है। कल उन्होंने अपने जब प्रेशर किया और आड़े हाथों ने इमरान खान को वहां उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जब ऐसे जनरल जो अच्छे हैं, जिनके हीरो की बातें सामने लाएं, करप्शन की सामने लाएं, वो इनको चुपते हैं, उस पर उन्होंने आसिम मुनीर को ले आए इधर। तो वो बात जो पहले दबे लफ्जों में होती थी अब खुल के होनी शुरू होगी कि ठीक है जी इनको एक ही फिक्र है कि उनको ना लाएं बिकॉज उनकी इनकी एक हिस्ट्री है। तो आई थिंक ये मालिक ये फौज के लिए, सॉरी मैं आपकी बात काट दूं, बड़ी अहम बातें आप कह रहे हैं, तो मेरे जहन में कोई क्वेश्चन आ रहे थे। ये फौज के इदारे के लिए कितना मतलब नुकसानदेह हो सकता है कि एक इमरान खान साहब के हवाले से एक पर्टिकुलर जनरल को कहा जाता है कि वो उनको लाना चाहते हैं, उनके फेवरेट हैं या लाडले हैं, उधर वो कहते हैं जो अभी आपने नाम लिया है कि उसमें हुकूमत जो है या दीगर जो है ये किसी और का नाम पे इनको लगता है कि ये बेहतर होते हैं। तो इंस्टीट्यूशन के लिए कितना बड़ा, या वहाँ पे जो दीगर जर्नल्स बैठे हैं सीनियरिटी लिस्ट में वो भी हैं, उनके लिए कितना डिमोरलाइजिंग होगा ये? देखिए ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन मेरा ख्याल है ये इन तमाम बातों का रऊफ एक फायदा तो है, जो भी नई गवर्नमेंट आए 5 साल के लिए आएगी इंशाल्लाह एंड होपफुली अपना टाइम गुजारे, चाहे इमरान खान हो चाहे ये लोग री इलेक्ट हो व्हाटएवर, लेकिन ये अब इस पे गवर्नमेंट को भी फैसला करना होगा कि इस प्रोसेस को बड़ा टाइट कर दे। जो बड़ी बातें हो रही बात ये है गवर्नमेंट को भी ये बनाएं कि टॉप 3 जनरल्स में से एक को चूज करें और बनाएं, इंश्योर करें लॉ की कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, तो ये भी हमेशा फिर ये बहसें खत्म हो जाएंगी। जैसा सुप्रीम कोर्ट में कोई बहस नहीं है, पता है कि इसमें चीफ जस्टिस बनना होता है, लेकिन यहाँ फौज की नौयत डिफरेंट है आर्मी चीफ होने की, आपको वाकई हालात के। अच्छा मालिक, आगे थोड़ा सा एक और सवाल आपसे ही साफ ज़ाहिर हो सकता है कि ये हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है ये जनरल फैज़ से क्यों खौफज़दा है और इमरान खान साहब जनरल आसिम मुनीर साहब से क्यों खौफज़दा हैं? देखिए जनरल फैज के साथ तो आपको याद है इनको यकीन ये है कि जितना इनको रगड़ा पड़ा है वो जनरल फैज साहब के थ्रू पड़ा, ISI ने उनके मुताबिक काम किया, इनको बड़ी हाउंडिंग की, तंग किया। ये उनका आसिम का इशू ये था कि जब वो IDG आए थे तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको चेंज करवा दिया था और अनकंफर्टेबल थे, और फिर वो बात चली गई जी वो टेप्स की वजह से करवाया बिकॉज वो उनके नोटिस में लाए थे, तो इसलिए वो उनकी डिस्कम्फर्ट भी सामने आती है, इनकी डिस्कम्फर्ट भी। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये है कि जब तक एक प्रोसेस क्लियरली डिफाइंड अब नहीं होगा हमेशा ये बहस चलेगी। ये अब नई गवर्नमेंट के लिए और इंस्टीट्यूशन के लिए बड़ा जरूरी है कि बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स बन जाएं कि ठीक है जी 3 जनरल होंगे टॉप, उनमें से एक बंदा होगा, एक चेयरमैन जॉइन चला जाएगा, एक चीफ बन जाएगा, तो कोई इशू खत्म हो जाएगा, ये एक्सटेंशन की उम्मीदें खत्म हो जाए, सिस्टम ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद में था एक अनवर इकबाल साहब मौजूद है, अनवर साहब से भी जी जी। अब मालिक भाई मैं जस्ट आपसे छोटा सा सवाल करके फिर अनवर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। माजी में हमने देखा है कि यहाँ पे सीनियरिटी की बुनियादों पे भी तो झगड़े रहे हैं, कि उसमें वो रही हैं, डिबेट्स रही हैं, उसमें डिस्प्यूट रही हैं, जैसे हमने जना मुशर्रफ और जना अली कुली साहब के केस में देखा था। अली कुली खान साहब कहते थे कि मैं सीनियर हूँ, मुशर्रफ साहब से पूछते थे वो जी मैं सीनियर हूँ, बल्कि CGS बनाने के मसले पे दोनों में अच्छा खासा आपको याद होगा फड्डा होगा जब ये हुआ था, जनरल JK थे वहाँ पे, तो वहाँ भी तो प्रॉब्लम है ना, तो इसका फैसला सीनियरिटी का तो मसला होता है साहब। जब आप लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं ना तो बड़ा ही 19-20 का फर्क होता है लोगों में, फिर आपके सारे पोटेंशियल चीफ्स होते हैं, सिर्फ आपने देखना ही होता है कि जिन दिनों में जिन सालों में आप बन रहे हैं उसमें पर्सनैलिटीज मैटर करती हैं, वॉरियर्स हैं, क्या ये इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, वरना जब आप एक बार कोर्ट। अरे मालिक 1 मिनट हमारे साथ रहिएगा, वो अनवर इकबाल साहब हमारे साथ हैं, वो बता रही हैं राबिया, तो जरा उनसे मेरा ख्याल है जरा अपडेट ले लें, खबर उन्होंने स्टोरी ब्रेक की थी, आप भी जरा सुनिएगा, कोई क्वेश्चन आपके जहन में तो प्लीज अनवर भाई से पूछिएगा। जी राबिया। जी अनवर इकबाल साहब आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही जी, है। जिस तरह से क्लास साहब ने कहा, लाइन ही कट गई थी। जी क्लास साहब ने जिस तरह से कहा कि एक बहुत बड़ी आपने खबर ब्रेक की है, तो एक थोड़ी सी इसकी डिटेल्स बताइएगा और ये बताइएगा कि इसमें कोई इबाहम तो नहीं रह गया। अब जाहिर बात है अगर उनकी तरफ से ऐलान किया गया है तो ये इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि इससे यू टर्न लिया जा सके। देखें इबाहम तो लोग निकालने वाले निकालते हैं और पाकिस्तान में इबाहम की गुंजाइश हमेशा रहती है, क्योंकि बहुत सारे ऐलानात और वादों का ताल्लुक जो है वो जमीनी सूरत हाल से होता है। अगर सूरत हाल बदलती है
तो उसके बाद स्टेटमेंट भी बदल जाती है। लेकिन बज़ाहिर तो ये लगता है कि कोई इबाहम नहीं है, कोई इबाहम की वजह नहीं है। और ये जो उन्होंने कहा कल एक लंच था, लंच में उन्होंने पहले तकरीर की, तकरीर में उन्होंने जोर दिया माशी इस्तेहकाम पे। बार बार उन्होंने कहा कि माशी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क में किसी किस्म का इस्तेहकाम नहीं आ सकता, और अगर हमें अपने मुल्क को तरक्की देनी है, कुछ उसको आगे बढ़ाना है, तो हमें मईशत पे जोर देना पड़ेगा। एम्बेसी के जो अरकान हैं उनको भी इस वक्त उनकी भी पहली प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि वो मईशत के लिए काम करें, माशी इस्तेहकाम के लिए काम करें। उन्होंने ये भी कहा, जो जिन लोगों से गुफ्तगू उन्होंने बताया कि इवन आपकी डिप्लोमेसी जो है वो उसी वक्त कामयाब होगी जब मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम होगा। और उसको अगर आप इस हवाले से देखें कि उन्होंने जो 3 मुलाकातें कल की, उनमें से एक सेक्रेटरी दफा से थी, इसमें खुद सेक्रेटरी दफा ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो दफाई पार्टनरशिप है उस पर गुफ्तगू हुई। अच्छा, दूसरी थी उनकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से, जिसके बारे में पाकिस्तान में ये भी कहा जा रहा था कि सदर बाइडेन उसमें शायद शामिल हो जाए। उसकी वजह ये थी कि इसी तरह की एक मुलाकात हुई थी जनरल कियानी की, जिसमें सदर ओबामा आ गए थे, लेकिन इस दफा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की नौवियत मुख्तलिफ है, इसलिए जाहिर है अमेरिका की जानिब से बात वाज़ा कर दी गई थी कि कोई ऐसा कोई वाक़या नहीं होगा, वो नहीं हुआ। उसके अलावा उनकी अनवर भाई जो मेन खबर थी, जो मेन स्टोरी थी सर, वो यही थी जो आपने तफसील से अभी बता रहे हैं। मैं आ रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। पहले तो ये बताइए ये गैदरिंग किस तरह की थी, इसमें कोई एक्सक्लूसिव मेहमान थे, आम पाकिस्तानी थे, या उसमें रिस्ट्रिक्टेड थे, कोई मीडिया इन्वाइटेड था, नहीं था? वो जरा बैकग्राउंड बताइएगा थोड़ा सा इसका, ये डिनर, ये सारी लंच जो था और क्या खबर थी जी। इसमें ज्यादातर जो थे हमारे असेंबली का एम्बेसी के मेंबरान थे, यानी स्टाफ था, डिप्लोमेट्स थे, सीनियर डिप्लोमेट्स थे, और कुछ मेहमान भी थे, जिसमें गुफ्तगू जो सारी की जाहिर है कि हमारे डिप्लोमेट्स तो इस तरह की चीजें नहीं बताते, तो मेहमानों से ये बातें पता लगती हैं। तो फिर उसमें जो सवाल जवाब हुआ, यानी तकरीर के बाद लंच में, तो उसमें उनसे ये सवाल किया गया कि भाई ये बड़ा इबाहम पाया जाता है इस हवाले से कि आप रह रहे हैं या जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको रहना चाहिए, कुछ कह रहे हैं आपको जाना चाहिए, तो आप क्या कहते हैं? तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं अपने वादे पे कायम हूँ, और 2 माह में, उन्होंने 2 माह इस्तेमाल किया, नवंबर वगैरह नहीं बताया, 2 माह में मैं अपना वादा पूरा करते हुए अपने इस ओहदे से सुबुकदोश हो जाऊंगा। अनवर भाई ये यकीनी तौर पर ये बड़ा अहम सवाल था और बड़ा लोडेड क्वेश्चन था। ये एम्बेसी के लोग तो इतनी जुर्रत नहीं कर सकेंगे कि आर्मी चीफ सामने खड़े हैं और उनसे पूछा जाए कि नहीं, जाहिर है सरकारी मुलाजमीन तो नहीं कर सकता, उसमें कुछ गेस्ट ही होंगे जिन्होंने इस तरह का सवाल किया होगा। जी, अगर मालिक भाई हमारे साथ है, मालिक साहब आप अगर अनवर साहब से पूछना चाहें, आपके जहन में कोई सवाल हो? नहीं, आई थिंक बड़ा लेकिन मुझे अनवर भाई एक बात बताएं कि जब कोई बंदा 4-8 हफ्ते बाद वापस जा रहा हो, लाइक ही इज गोइंग होम, रिटायर हो रहा हो, उस वक्त इतना इम्पोर्टेंट, इतना कॉम्प्रिहेंसिव विजिट कभी पहले यूएस में किसी का हुआ है? बिकॉज पहले 3.5-4 साल गए नहीं। जनरल रहील का हुआ था, मैं सारी आपकी बात काटूं, जनरल रहील का हुआ था जब वो रिटायर होने से पहले गए थे। अगर नहीं, वो कॉलम डिफरेंट थे, इस बार इट्स अ डिफरेंट विजिट। और हमने बड़ा सा देखा कि खान साहब के साथ एक बारी गए थे, इमरान खान के साथ, प्राइम मिनिस्टर, और ये विजिट भी काफी बारी प्लान हुआ, नहीं हुआ, इस पर बड़े सवाल उठते थे। इतना कॉम्प्रिहेंसिव विजिट और somebody who's going home in 8 weeks, ये कुछ समझ आती है आपको? मालिक साहब, इसमें ये सवाल एक सोर्स से मुझे ये बताया, जिसको मैं इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि वो खुद बहुत ज्यादा श्योर नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनसे ये सवाल भी किया गया था जो आपने सवाल पूछा है, कि ये अमूमन जो जनरल कियानी हो या जनरल राहिल शरीफ हो, उनका ज्यादा जो गर्मजोशी का उनके दौरे में इजहार किया गया उस वक्त जब अपने टर्म के आगाज में आए थे, अपने टेन्योर के आगाज में आए थे, तो आप इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो उस पर उसका जवाब बगौर सोर्स के उन्होंने ये दिया कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसी मिसाल मौजूद है, फेयरवेल मीटिंग्स पे आते रहे हैं और उनका इसी तरह इस्तकबाल किया गया है। ये कोई यूनिट की फेयरवेल मीटिंग तो नहीं है। अनवर भाई एक इम्प्रेशन ये भी है, मालिक साहब से भी रह लेते हैं, एक इम्प्रेशन ये भी है यहाँ पर, वो ये कहते हैं कि
कि आप जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में इनके इमरान खान साहब के दौर में अच्छे खासे तल्लुकात ख़राब हो गए थे, रिलेशनशिप बिल्कुल ज़ीरो पर चले गए, तो लिहाजा वो गए हैं अपनी उसकी फ्यूचर के आपके अलाइंसेज हैं या आपका कोऑपरेशन है, प्लस जो पाकिस्तान में नए चीफ़ की तकर्री होनी है, डेफिनेटली वो कहा जाता है कि पाकिस्तान में उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट होती हैं, खिते में भी होती हैं, शायद वो भी कॉन्फिडेंस में लेना होता है, वो भी डिबेट्स करनी होती है। इस पर क्वेश्चन हुआ होगा पेंटागन में कि ओके आप तो जा रहे हैं तो आपके बाद कौन चीफ होगा? देखिए, इस मामले पे दो हमारी ब्रीफिंग की दी ऑन रेकॉर्ड दी, जो इनके डेरिक शोले साहब हैं। डेरिक शोले ने उसमें उन्होंने एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे और मतलब इन्होंने बिल्कुल खुल के ये बात की, जिसको हम के जो वो है साबिक हुकूमत जो थी, उन्होंने हम पे बहुत बेबुनियाद इल्जामात लगाए। हकीकत से बहुत दूर हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था। हमारी जो यानी डोनाल्ड लू साहब थे, उन्होंने किसी ऐसी बात का इजहार नहीं किया, कोई ऐसा इंडिकेट भी नहीं किया कि वो पाकिस्तान में कोई हुकूमत की तब्दीली चाहते हैं या कोई साजिश हो रही है या कुछ हो रहा है। तो इसमें अमेरिका वाशिंगटन में इस पर कोई भी यानी थिंक टैंक वाले हों या यूएस ऑफिशियल जब गुफ्तगू करते हैं तो वो बिल्कुल किसी रिजर्वेशन के बगैर साफ साफ कहते हैं कि पिछली हुकूमत ने बहुत गलत किया और ताल्लुकात को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो जब ये बात की जाती है तो उससे आप ज़ाहिर एक डिडक्शन तो कर सकते हैं ना कि आने वालों से यही गुफ्तगू होगी कि भाई आइंदा ये हालात ना हो। और मैं समझता हूँ कि वाशिंगटन में जितनी भी मुलाकातें हुई होंगी उसमें ये अश्योरेंस जरूर मांगी गई और दी गई होगी कि आइंदा इस तरह के हालात नहीं होंगे, क्योंकि वाशिंगटन में ये एहसास मौजूद है कि इमरान खान साहब ने पहले तो ये कि जो दौरा किया मॉस्को का वो उनकी अपनी मर्जी थी, किसी से मशवरे से नहीं किया, और दूसरे वो वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान को अमेरिका से दूर ले जाना चाह रहे थे, और तीसरी बात ये कि उन्होंने अमेरिका पे बेबुनियाद इल्जामात लगाए। तो जब अगर फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग हो मालिक साहब, ये अनवर भाई की स्टोरी में ये भी था कि वो जनरल साहब कह रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स से आर्मी दूर रहेगी। ये पॉसिबल है पाकिस्तान में कि पाकिस्तानी ये एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत से दूर रहे? ये मुमकिन है, आपका ख्याल है? देखिए, दूरी की हर एक की डेफिनेशन अपनी है कि दूरी क्या समझा जाता है। क्या ये नॉन इंटरफेरेंस दूरी है? बिकॉज नॉन इंटरफेरेंस की पोजीशन है ना, या ये दूरी है कि आप कहते हैं अच्छा यार अभी हम लेट देम फाइट इट आउट और फिर देखेंगे क्या होगा। ये दूरी बड़ा ही एक लोडेड वर्ड है। सो दूरी का पहले मुराद हमें समझ नहीं पाई कि दूरी की मुराद क्या है। अच्छा, क्विकली मालिक साहब ये भी बताएगा कि एक तो ये कि क्या लग क्या रहा है कि हुकूमत फैसला कर चुकी है कि नए आर्मी चीफ कौन होंगे, और जो नवाज शरीफ की वापसी है क्या वो इस तैनाती के बाद ये जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है उसके बाद मुतवक्के है? मालिक साहब साथ मौजूद है? जी मैं हूँ, बिल्कुल हूँ जी। और मंजरनामा क्या देख रहे हैं आप इस, अगर ये चीज़ सामने आती है और जिस तरह से एक वाज़ेह ऐलान है, तो आपको क्या लगता है सियासी मंजरनामा किस तरह से होगा? अक्टूबर कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट का तो डेफिनेटली बड़ा इंटरेस्टिंग बयान था ख्वाजा आसिफ साहब का, जब उन्होंने कहा कि जी जो 6-10 दिन से एक इब्हाम था वो दूर हो गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मेरा तो ख्याल था कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करते हैं तो इब्हाम तो कोई होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आर्मी चीफ कह दें कि मैंने अब एक्सटेंशन नहीं लेनी और इब्हाम दूर हो जाए तो इसका मतलब है कि ये फैसला आगे नौकरी ना करने का, ये फैसला शायद गवर्नमेंट से ज्यादा आर्मी चीफ का अपना जाती फैसला लग रहा है, तभी तो इब्हाम दूर हुआ है। सो आई थिंक ये अब यही तो इंटरेस्टिंग अब चीज है कि देखिए अगर बाजवा साहब एक्सटेंशन कर रहे होते तो बहुत सी चीजें प्रेडिक्टेबल थी। अब बहुत सी चीजें आप प्रेडिक्टेबल नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन होगा। अब 3-4 जनरल स्टॉप पे हैं, अगर जनरल साहिर शमशाद की एक पर्सनैलिटी है, जनरल अजहर की और है, सिविल अली जनरल आसिम की और पर्सनैलिटी है, और आपको ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर फौज वही सोचती है जो उसका चीफ सोचता है। मालिक, एक लास्ट क्वेश्चन, आपकी राय है कि नया चीफ आएगा तो पाकिस्तान में नया इलेक्शन करवाएगा अपने आप को न्यूट्रल वो कराने के लिए अगले 3 से 6 महीने? स्टिल आप इस बात पे कायम हैं? आपका हम ना थोड़ा सा क्लिप रखना चाहते हैं ताकि कभी काम आएगा। सर आप 2 क्लिप रखें। मेरा ख्याल है कि जो नया चीफ आएगा उस पर 2 प्रेशर होंगे जी। एक प्रेशर होगा कि ये तासुर ना मिले कि वो बेहोल्डन है या वो कोई ही ओज समथिंग टू द गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट से अपना डिस्टेंस जरूर अपना करना चाहेंगे। एट द सेम टाइम ये भी नहीं लगेगा, वो चाहेंगे कि ये लगे कि वो गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि नया चीफ आएगा तो ये छोड़ दिए जाएंगे कि अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ें, एंड देन प्रॉबेबली वी विल, इतना जरूर फौज नज करेगी गवर्नमेंट को भी
कि भैया अब आप भी जरा जल्दी इलेक्शंस कर लें। तो मेरा ख्याल है नया चीफ आएगा तो शायद हम एक जल्दी इलेक्शन की तरफ चले जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब जी जी हमारे साथ मौजूद थे सेगमेंट में और अपना एनालिसिस दे रहे थे। अनवर इकबाल साहब को भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। और ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कौमी असम्बली की खजाना कमेटी में जो 75 रुपए वाले नए यादगारी नोट है उसके ऊपर आज काफ़ी थोड़ी बहस मुबाहिसा चलता रहा। और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे MNA MQM साबिर कायम खानी साहब। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कौमी असम्बली की जो खजाना कमेटी है उसमें 75 रुपए का यादगारी नोट जो जारी किया गया उसके ऊपर कुछ एहतजाज भी हुए, कुछ बातचीत भी हुई। और बुनियादी तौर पर उस नोट पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, मोहतरमा फातिमा जिन्ना, अल्लामा इकबाल की तस्वीर मौजूद है। नोट की जो बैक साइड है उस पर मारखोर की तस्वीर मौजूद है और यादगारी नोट पर आज़ादी के 75 साल लिखा गया है। अब इसके ऊपर एतराज़ात उठाए गए। इस पर बात करने के लिए MNA MQM साबिर कायम खानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे। साबिर कायम खानी साहब, बताइएगा कि क्या मामला था और एतराज़ क्या था बुनियादी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखें, जो यादगारी नोट 75 साल की आज़ादी के लिए जारी किया गया और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है। जब भी कोई अहम मौका आता है तो यादगारी नोट, यादगारी सिक्के, यादगारी डाक टिकट जारी किए जाते रहे। तो जब ये 75 साल आज़ादी का नोट जारी किया और जिसको कहा गया कि हमारी आज़ादी का यादगार है, तो हम तो ये समझ रहे थे कि उसका जो डिज़ाइन किया जाएगा, एक तो तहरीक पाकिस्तान के जो अकाबरीन हैं उनके ज़रूर उसमें तस्वीर भी होंगी और उनको नुमाया भी किया जाएगा। लेकिन उसके बजाय आपने देखा कि उसमें जो तस्वीर सर सैयद अहमद ख़ान की थी बिल्कुल होनी चाहिए, उसमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना की थी बिल्कुल होनी चाहिए, डॉक्टर सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब की थी शायर मशरिक, उनकी वो बिल्कुल ठीक है, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह की। लेकिन उसमें शहीद मिलत लियाकत अली ख़ान की तस्वीर जो बहुत सारे लोगों ने महसूस किया कि नहीं थी, उनकी होनी चाहिए थी। तहरीक पाकिस्तान के हर अव्वल सफ़ में वो शामिल थे और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म भी रहे। उसके अलावा जब हम पूरे नोट का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि कोई चीज़ आप जब यादगार के तौर पे बना रहे होते हैं तो उसमें ये दिखाया जाता है। जैसे पिछले दिनों एक पाक चाइना दोस्ती का जारी किया गया यादगारी सिक्का, तो उसमें पाकिस्तान और चाइना के परचम थे और ये साबित कर रहा था कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के हैं। तो जब हम एक तहरीक आज़ादी के हवाले से बात कर रहे हैं, उसमें उनका कोई पीछे भी सीनरी जो दी गई हैं उसमें भी कोई उनका जिक्र ना हो तो वो दिल को तकलीफ़ पहुंचाने वाली बात थी। उसमें मारखोर है, हमारा कौमी निशान है, बिल्कुल होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज के हवाले से थे, सेव क्लाइमेट एंड स्पीशीज़, वो लिखा हुआ है बारीक से अल्फाज में, वो भी ठीक है। लेकिन क्या ये ज़्यादा मुनासिब नहीं था कि उसमें तहरीक पाकिस्तान के लिए जो जब हिजरत हुई, जिस तरह लोग आग और खून का दरिया अबूर करके वहाँ पर आए, हिजरत करके पाकिस्तान में आए, तो उसकी मंजरकशी हम नहीं कर सकते थे? हम अपने बच्चों को अपनी यादगार के तौर पे क्या छोड़ के जा रहे हैं? अगर हम ये नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की असास जो एक तहरीक पर है वो कैसे मजबूत होगी, जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पाकिस्तान बनाने का मकसद खाली ये नहीं। मैं कल मीटिंग में मैं भी वहाँ पे एज ए रिपोर्टर मौजूद था और आपने खासी इस पे बड़ी तफसील से बात की। अच्छा केस आपने प्रेजेंट किया, स्टेट बैंक के लोग बैठे थे, उनके पास कोई जवाब भी नहीं था, इसका इफेक्टिव नहीं था। मेरे ख्याल एक और चीज़ भी मिसिंग है कि पहले नोट पे शायद लिखा जाता है रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है, कुछ समबडी वाज टेलिंग मी, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि वो भी शायद मिसिंग नहीं है, कि ये भी अब हलाल हो गया है, कि मतलब है वो ज़रूरत नहीं रहेगी कि रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है, अब वो भी गायब है उसमें से, कि खुले खाओ तो मज़े करो। मेरा ख्याल आपने नोट को बड़ा तफसील से देखा, मैंने अभी तक नहीं देखा टू बी फेयर। तो ये बाकी ऐसे है कि रिज़्क़ हलाल भी गायब है वहाँ से? नहीं रऊफ भाई, ये जरूर है कि उसको छोटा कर दिया गया है। अच्छा, पहले हसूल रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत एक बड़ा और जली हरूफ में लिखा जाता था, अब एक छोटे लोगों के अंदाज में उसको लिख दिया गया है, जो बहुत गौर से, जैसे हमारे हालात गौर से देखने में पता चलते हैं। मतलब है कि कोई पढ़ ले तो उसका पता चलता है, मतलब ये है कि कोई पढ़ ले तो उसका कसूर है कि उसने ढूंढ के पढ़ा है। अदरवाइज स्टेट बैंक ने पूरी कोशिश की है कि कोई बंदा ना पढ़े कि रिज़्क़ हलाल जो है ना ये ऐन इबादत है। अच्छा सर, आगे आते हैं थोड़ा सा कि आपका क्या ख्याल है, आप तो खुद हुकूमत में बैठे हुए हैं,
हुकूमत में आपके वजीर भी हैं, इस तरह की चीज़ें कैबिनेट में अप्रूवल होती है बाकायदा। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, कैबिनेट में पूरी इसका डिज़ाइन, इसकी सारी चीज़ें डिस्कशंस होती हैं, वहाँ से अप्रूवल होती है, फिर स्टेट बैंक करता है। या आपका ख्याल है वहाँ पे आपके मिनिस्टर्स भी बैठे हुए हैं MQM के, उन्होंने इस बात को नोट नहीं किया या उन्होंने केयर नहीं की, या स्टेट बैंक ने खुद अपने तरफ कर लिया है? आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि अपने आपने उनसे वजीरों से पूछा ये कि ये क्यों कैसे हुआ है कि लियाकत अली खान साहब जैसे आप कह रहे हैं बड़े लीडर थे हमारे, उस इंडिपेंडेंस के लीडर थे, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी पिक्चर ना होना डेफिनेटली इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। रऊफ भाई, कल अगर आपने मीटिंग अटेंड की तो आपने महसूस किया होगा, हम तमाम मेंबरान और हमारी कमेटी के चेयरमैन भी बार बार यही कहते रहे कि ये ब्यूरोक्रेसी बैठ के तमाम पॉलिसीज की, तमाम चीज़ों की मंजूरी दे देती है और उनको इम्प्लीमेंट करने लग जाती है। आप कमेटियों में नहीं लाते हैं, आप असेंबली में नहीं लाते हैं, और ये क्यों चंद लोग बैठ के फैसला करते हैं? तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर कहीं इन्होंने काबीना में लेके भी गए होंगे तो कोई इस अंदाज में इसको प्रेजेंट किया होगा। एक आम से रूटीन के मामले में उसको ला के और पास करवा के और उसको मेरे ख्याल में प्रिंट कर दिया गया, जो कि इंतहाई गलत बात है। देखें, हमारे कहने का मकसद सिर्फ लियाकत अली खान का इस नोट पे तस्वीर आने से उनका कद बुलंद नहीं होता। वो तो हैं सफ़े अव्वल के, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, उनकी जो कुर्बानियाँ रहीं वो सबके इल्म में हैं। असल मसला है कि हम अपनी तारीख कैसे बयान कर रहे हैं। अगर हमने उस फलसफे को छोड़ दिया जो तहरीक पाकिस्तान का था, अगर हम ये भूल गए इस मुल्क को बनाने का मकसद क्या था और हमने कितनी कुर्बानियां दी, तो कभी एक और बात थी कल मीटिंग में हुई, जब आपने इशू रेज किया तो पीपल्स पार्टी के लोग भी फिर उन्होंने भी कहा कि जनाब के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की भी पिक्चर होनी चाहिए, फिर किसी ने कहा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की होनी चाहिए, फिर किसी मेंबर ने कहा कि नवाज शरीफ साहब की होनी चाहिए। तो ये भी आप इस पे क्या कहते हैं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगेन सबकी पिक्चर्स होनी चाहिए? इमरान खान साहब भी कल कहेंगे, साहब उनके हामी कहेंगे, जुनैजो साहब के भी कहेंगे, लंबी लिस्ट है। तो आपका क्या ख्याल है कि उनकी डिमांड ठीक है कि नवाज शरीफ साहब और उनके भुट्टो ख़ानदान के लोगों की भी होनी चाहिए जो वज़ीर आज़म रहे हैं? अच्छा देखें, जो भी जिसने भी ऐसी बात कही मैंने उसी वक्त उसका जवाब दिया और रिकॉर्ड के मुताबिक दिया कि ये जो नोट है यादगारी, ये तहरीक पाकिस्तान के हवाले से। अगर आप समझते हैं किसी का कोई फ़ोटो आना चाहिए, उसके लिए यादगारी टिकट या नोट जारी होना चाहिए, तो उसके लिए तो ज़रा हुकूमत अपने उन आयाम में जिसमें कोई उसने कारकर्दगी दिखाई है उसको देखेगी और फिर तजिया करके उसको ला सकती है। लेकिन इस नोट पे जिसमें तहरीक पाकिस्तान बनाने वालों का जिक्र हो, तो उसमें तो माफ़ कीजिएगा, इनमें से कोई भी नहीं था कि वो इसमें शामिल हो सकता हो। ना उसका कोई कद इतना बड़ा है, ना कोई वो लीडर इतना बड़ा है कि हमारे जो तहरीक पाकिस्तान के लीडर हैं उनके मुकाबले पे आ सके। अच्छा साबिर साहब, ये भी बताएगा कि जब गवर्नर स्टेट बैंक ने पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरह से जो नया नोट है उसका इजरा किया जाता है और इस किस्म के जो यादगारी नोट होते हैं उसमें क्या चीज़ें मलूज़ खातिर रखी जाती हैं, तो वो उनका जो प्रोसेस था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था जो उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया। अच्छा, वो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक कमेटी बैठती है, बाकायदा डिज़ाइन अप्रूव होता है, सब तरफ से जायज़ा लिया जाता है, और जो एक रिवायती ब्यूरोक्रेटिक अंदाज का जवाब था गवर्नर स्टेट बैंक ने वही जवाब दिया, जिसकी हमें उनसे वही उम्मीद थी कि वो अपनी गलती को कहीं भी और कभी तस्लीम नहीं करते। मैं आपकी यादिश बखैर एक बात बताता चलूँ, आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा मामला चला कि हमारे 100 के नोट पे कायदे आज़म की स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई थी, और वो उसको मनवाने के लिए एक कोई है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने बाकायदा कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाए, जब जाके स्टेट बैंक ने अपनी गलती को तस्लीम किया। तो ये जिस मुल्क में इस छोटी छोटी चीज़ों को भी अना का मसला बना लिया जाता है, तो वहाँ जवाब भी ऐसे ही दिए जाते हैं। और इसीलिए मैंने उन्हें कहा अपने चेयरमैन को कि इससे हम सेटिस्फाई नहीं है, नेक्स्ट मीटिंग एजेंडे में इस पॉइंट को रखा भी जाए, नेक्स्ट मीटिंग में उनको बुलवाया जाए, तफसील ली जाए और ये पूछा जाए कि इसको अगर नहीं किया तो उसके पीछे क्या फ़लसफ़ा था, मुमकिन है वो हमें मुतमईन कर दें। लेकिन एक आम पाकिस्तानी की आवाज़ बन के मैं कह रहा हूं, एक और भी बड़ा अहम इशू आया था, आपने उस पर भी बात की थी कराची हैदराबाद के हवाले से, वो जो यहाँ 5 बिलियन रुपीस देने थे ताजरों को, कोविड के दरमियान 1% सूद देना था, तो वो भी आपने उस पर कुछ इशू रेज किया था, जो बताया गया कि एक पार्टी को 90 बिलियन रुपीस का लोन दिया गया 1% पे, हालांकि पॉलिसी ये थी सिर्फ उस पर देंगे, सिर्फ 5 अरब देंगे। ज़रा उस पर भी थोड़ा सा बताएंगे कि क्या इशू था, आपने भी रेज किया कराची हैदराबाद के हवाले से। अच्छा देखें, वैसे तो लोग अब कोविड को थोड़ा सा भूल गए हैं, लेकिन वो लोग के जो तबाह हो गए इसमें, जिनके कारोबार तबाह हो गए, रो भाई वो आपके इस प्रोग्राम के हवाले से आपको ज़रूर आपको दुआ देंगे कि एक हमने कमेटी में मसला उठाया और आज आपके चैनल पे दोबारा आवाम के सामने और हुकूमत के ऐवानों में गूंजेगा
कि जब आपने कोविड में लोगों की मदद करने की, रियासत का काम था कि अपने लोगों की मदद करे, जब लोग तबाह हो रहे थे आपने एक फंड रखा, उस फंड को रख के आपने देना था स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस तक, छोटे कारोबारी हजरात तक उसका फ़ायदा पहुंचाना था, उनको लोन देना था। आपने उनको हर तरह से पाबंद तो कर दिया कि अपने यहाँ से वो लोग नहीं निकालेंगे, नौकर को बरतरफ नहीं करेंगे, लेकिन जब उनको मदद देने की बात आई तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के बजाय मखसूस मंजूर नज़र अफराद को दिया गया। कल इस पर भी जब हमने पूछा बार बार तो वो उसको एक जवाब घुमा के देते रहे, कि मैंने उसको फोकस रखा और चेयरमैन ने भी मेरी सपोर्ट की हमारे, कि नहीं आप ये बताएं किन लोगों को पैसे दिए गए, और मैंने ये पूछा कि कराची हैदराबाद में कितने लोगों को दिए गए, तो वो उन्होंने फिर तस्लीम किया कि अभी उनके पास इसकी डिटेल नहीं है, नेक्स्ट मीटिंग में वो सर्कुलेट कर दी जाएगी। और फिर उनके लिए मिनिस्टर साहिबा भी आई, उन्होंने भी उनकी मदद की कि नहीं नेक्स्ट मीटिंग में हम पूरी तफसील दे देंगे। तो ये वजह ये थी कि हम चाहते हैं कि सही चीज़ सही जगह पे लगे। आवाम के ये पैसे जो गवर्नमेंट देती है, कि गवर्नमेंट अपनी जेबों से नहीं लाती है, टैक्सेस का पैसा होता है जो जमा करती है, उसको दोबारा लौटाना होता है आवाम के बिल्कुल पास। दुरुस्त फरमाया, सही अंदाज में नहीं लौटाया जाए, और ये भी तो दुरुस्त है कि खयानत सही कहलाएगी। सवाल को सही फोरम पे उठाया जाए। साबिर कायम खानी साहब, बहुत माजरत आपकी बात को मैं दरमियान में काटूं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त पूरा हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।